के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है ब्राह्मण किसका करेंगे बेड़ा पार। यूं तो ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अपने वाक पटुता के कारण सबके प्रिय होते हैं और वो माहौल बनाने का काम करते हैं। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, कहीं भी पूरे समाज में माहौल बनाने का काम करते हैं और अपने पढ़े लिखे होने के कारण वो सबके प्रिय होते हैं। साथ ही साथ में जो धार्मिक लोग हैं और जितना समाज है वो बिना उनकी अनुमति के कोई काम नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण एक वर्ग ऐसा है जो सबको लीड करता है, लीडिंग रोल में रहता है और यही कारण है कि इस वर्ग को सभी पार्टियां अपने पाले में करना चाहती हैं और इस समय समय पर इनका उपयोग भी किया जाता रहा है। जैसे 2007 में मायावती ने इनका बहुत ही खूबसूरती से पालन किया और पहले जहां पर उनके यहाँ ये नारे लगते थे कि इनको मारो जूते चार, उसको बदल करके नारा कर दिया कि हाथी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में, यूं तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की पार्टी ही कहा जाता है, सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से लुभाया, दूसरे वर्गों को भी लुभाया, कॉम्बिनेशन बना करके 325 के पार कर दिया। अब दूसरी पार्टियों को भी लगने लगा कि इस वर्ग को जब तक अपने साथ नहीं रखेंगे उनका भला होने वाला नहीं है और यही कारण है कि 14 साल बाद एक बार फिर से मायावती को ब्राह्मणों की याद सताने लगी है और उन्होंने 23 तारीख से मिश्रा जी के नेतृत्व में फिर से ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी पार्टियां मायावती को इसके लिए कटघरे में खड़ा कर रही है। वो कह रही हैं कि आपने उनके लिए क्या ही किया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सबसे ज़्यादा तो हमने किया, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी उनको कटघरे में खड़ा कर रही है और बसपा से निकले पूर्व विधायक रैनी भी उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही कि हमसे ज़्यादा कोई ब्राह्मणों का हित नहीं कर सकता है। यानी कि सारी पार्टियां इसको लेकर के एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये वर्ग किसकी ओर रुख करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और किसका करेगा बेड़ा पार, किसकी डुबोएगा नैया, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। की जीत। विधानसभा चुनाव 2012 में 6 ब्राह्मण उम्मीदवार जीते। विधानसभा चुनाव 2017 में ब्राह्मण उम्मीदवार जीते 44। यूपी में पिछले 3 साल से ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को सही तरजीह न मिलना। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सपा की नज़र यादव, कुर्मी, मुस्लिम, ब्राह्मण समीकरण पर है। इसी तरह कांग्रेस ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और ओबीसी का वो तबका जो भाजपा सपा के साथ नहीं है, उसे अपनी ओर खींचने में जुटा है। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने का जिम्मा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को दिया है। मिश्र कोरोना वायरस की लहर से पहले प्रदेश में 40 से ज़्यादा सभाएं कर चुके हैं। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि मंडलवार और जिलों को मिलाकर यह ब्राह्मणों के दबदबे वाली विधानसभा सीटें थीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के 3 ब्राह्मण नेता। जी हाँ, तो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जुट गई हैं सारी पार्टियां और क्या कहते हैं खुद ब्राह्मण, हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार किसकी नैया पार करेंगे और किसकी लुटिया डूबेगी या डुबाएंगे, ये इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सचिन रावत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बसपा के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पंडित अनिल झा साहब हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और पंडित नीरज शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंडित नीरज शर्मा
राष्ट्रीय समर आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। आपका सीधा रुख करेंगे राजीव उपाध्याय जी का। राजीव उपाध्याय जी, आपने जो समीकरण बैठाले थे उसका दूसरी पार्टियों ने भी बैठा के बहुत फायदा लिया, और अब एक बार फिर से आपको उनकी याद सता रही है, लेकिन सपा आपको कटघरे में खड़ा कर रही है कि कहाँ मायावती ने उनके लिए कुछ किया नहीं, सबसे ज्यादा तो हमने किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हर दल को अपना अपना मत रखने का, अपना अपना वोट मांगने का अधिकार है, और बहुजन समाज पार्टी उन अधिकारों के तहत 2006 में जब ब्राह्मणों के ऊपर खास तौर पे बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार की बातें आ रही थी, उस समय 2006 से पहले भी हमारे साथ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कई मंत्री भी रह चुके थे उत्तर प्रदेश के अंदर, कई विधायक भी थे हमारे दल में। लेकिन 2006 में जब लगा कि ब्राह्मण जो है अपने आप को एकदम असहज महसूस कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2006 के अंदर वह थी कि वो 9% 10% वोटों की लड़ाई लड़ रही थी, अस्तित्व की लड़ाई बचा रही थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का साथ लिया, और ब्राह्मण खुल करके उत्तर प्रदेश के अंदर 2006 से ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ खुल करके जुड़ा, और 2007 आते आते वो चरम सीमा पे हमने ब्राह्मण का साथ लिया, और 2007 में ब्राह्मणों के योगदान से उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, ब्राह्मण के लिए बहुजन समाज पार्टी कुछ करती नहीं है। आज की डेट में आपको बताते हैं कि लोकसभा के अंदर तो नहीं, लेकिन राज्यसभा के अंदर हमारा नेता भी ब्राह्मण समाज से है। पहला चीज, जहां हम सत्ता में दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा एक पद है, तो वो सृजन हमने कर रखा। दूसरा चीज, आज की परिप्रेक्ष्य में अगर प्रदीप जी जाते हैं तो आज ब्राह्मण अपने को फिर वही 2006 की स्थिति में पा रहा है। कारण है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ब्राह्मण की स्थिति बनी हुई है। आज एक पूरा उत्तर प्रदेश में एक वो बना हुआ है, माहौल ये बना हुआ है कि एक जाति विशेष की सरकार चल रही है। जिस जाति विशेष से मुख्यमंत्री संबंध रखते हैं, उस जाति विशेष के लोगों का दबदबा थाने, चौकी, तहसील, कलेक्ट्रेट सब जगह आज की डेट में ऐसा महसूस कर रहा है। और ब्राह्मण अपने को वहां पे असहज महसूस कर रहा है, या ब्राह्मण अपने को एक तरह से दूसरे तीसरे पायदान पे महसूस कर रहा है। ठीक है राजू जी, दूसरे तीसरे पायदान पे महसूस। आपका समय समाप्त हो गया जी। ठीक, राजीव जी, आपका समय जो अलॉट था 1 मिनट का, वो समाप्त हो गया है। अब मैं दोबारा से आपके पास में आऊंगा। पंडित अनिल झा साहब, आपने सुना राजीव उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बाकी कहीं कोई उनकी टक्कर में नहीं है, सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया था और आज भी वो उनकी हकदार हैं। सबसे ज्यादा काम उन्होंने अगर किया था तो आज वो उनको भाजपा बीजेपी की जो है परछाई की जरूरत नहीं पड़ती। जिस हिसाब से बहन मायावती जी ने जो अपना निर्णय लिया इन 4.5 सालों में, तो वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और खास करके जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उन्होंने जो अपनी जो है डिसीजन लिया है वो सब जग जाहिर है। और उन्होंने स्टेटमेंट भी आया था कि भाई हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हम मदद कर सकते हैं। खैर ये उनका मामला है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना। आज का जो आपका विषय है ब्राह्मण बेड़ा पार, तो निश्चित ही देखिए इस प्रदेश में और देश में जब ब्राह्मणों ने जिस पार्टी को सहयोग किया है तब जो है उस पार्टी की, उस दल की सरकार बनी है। और यही कारण रहा कि 2007 में ब्राह्मणों ने मायावती जी को सपोर्ट किया था, बहुजन समाज पार्टी को, तो सरकार बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को सहयोग मिला था तो उनकी सरकार बनी, और 2017 में अपार जन समर्थन ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। लेकिन आखिर ब्राह्मणों को मिला क्या? मैं किसी दूसरे पार्टी पे नहीं जाना चाहता हूं। एक चीज अभी आप अपने विश्लेषण में खुद कह रहे थे प्रदीप जी कि इस प्रदेश में 12 से 16% के आसपास ब्राह्मण की वोटों की जो है प्रतिशत है, और जितना वोट का प्रतिशत है उससे 3 गुना 4 गुना कन्वर्ट करने में ये समाज विश्वास रखता है। इनकी देखा देखी में आज अगर ये 16% 12% जिस पार्टी के साथ जाएगा, कम से कम 30 से 40% वोट दूसरे समाज के लोग भी उस पार्टी में देखा देखी में आता है। यही कारण रहा है कि 2007, 12 और 17 में इतनी अपार जन समर्थन को बसपा सपा और इसकी सरकार बनी।
ये तो पता है। आप ये बताइए पंडित अनिल झा साहब, आपने उनके लिए क्या किया, आपको वो क्यों वोट दें भाई? तो हमने सबसे बड़ा विधानसभा का जो अध्यक्ष का पद होता है आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ब्राह्मण समाज को दिया गया था। 3-4 5-5 कैबिनेट मंत्री जो है वो हमारे ब्राह्मण समाज से थे, राज्य मंत्री ब्राह्मण समाज से थे, और फ्रंटल जितने भी अध्यक्ष संगठन। ठीक है अनिल झा साहब, आपका समय समाप्त हो गया है जी, समय आपका समाप्त हो गया है। अनिल झा साहब, लंबा समय दे दिया आपको मैंने, 1 मिनट का समय आपका था, वो काफी हो गया। सचिन जी, आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ तो राहुल जी खुद ही बड़े भारी ब्राह्मण है, ने हमेशा सर्व समाज की बात की है, और कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों को लेकर, सभी जातियों के लेकर के विकास के कार्य किए हैं। हम किसी एक जाति को ना तो कहते हैं ना तो करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जिस तरह से ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है, दलितों पे अत्याचार होता है, ओबीसी समाज पे अत्याचार होता है, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी मुखर होकर के सरकार के सामने लड़ाई लड़ती है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं प्रदीप जी आपके चैनल के माध्यम से, जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के बाद सरकार आज जाने वाली है, हमारे 300 से 400 से ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा गया है, पुजारियों को मारा गया, साधु संतों को मारा गया है, उसके सामने हम लोग रोड पे संघर्ष कर रहे थे कि सभी जातियों के साथ में ये घिनौना व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों किया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है। तो आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में देखिए भारतीय जनता पार्टी और बसपा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज मायावती जी को ब्राह्मण समाज के लोग याद आते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यही मायावती की पार्टी है जिसने कहा था तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार। आज मायावती जी को ब्राह्मण याद आते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि मायावती जी को ब्राह्मण मुख्यमंत्री देना चाहिए अगर ब्राह्मणों की इतनी हितैषी है। जब इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा, कोई विजन नहीं बता, तब जाकर के इनको ब्राह्मण याद आए। लेकिन आज की डेट में जितने भी समाज के लोग हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को बदलने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता बनी हुई है उसका भी चेहरा अब उजागर हो गया है, क्योंकि जो ठीक है सचिन जी आपका भी समय समाप्त जी। ठीक है सचिन जी आपका भी। पंडित नीरज शर्मा जी ने हमारे साथ में एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय खेरा साहब भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विधायक चुनवाए थे और सरकार बनवाई थी। विजय खेरा साहब, आप देख रहे हैं सारी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हुई है और सवाल यह उठता है कि इस बार वो किसका बेड़ा पार करेंगे? समाज प्रबुद्ध समाज है, राजनीति में आजादी के पहले से बहुत ज्यादा गहराई से राजनीति से जुड़ा हुआ है। आजादी की लड़ाई में भी ब्राह्मण समाज ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अधिकांश स्वतंत्रता संग्राम ब्राह्मण समाज से रहे, हमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, राजनीति से जागरूक भी हैं, राजनीतिक रूप से शुरू से राजनीति की जानकारी रखते हैं। अब सवाल ये है कि अभी ये कह रहे थे कि हमने ब्राह्मणों का ख्याल रखा या नहीं रखा, या ब्राह्मण ऐसा करेंगे किस तरफ जाएंगे इकट्ठे, जो भी बातें ब्राह्मण, सवाल ये तो भूल ही जाना चाहिए। खाली कांग्रेस ने एक काम जरूर किया है, उन्होंने भले जाति को नहीं बांटा हो लेकिन धर्म के आधार पर लोगों को बांटा है, इसमें कोई शक की बात नहीं वोटों की खातिर। जहां तक जाति के सवाल है, जाति के आधार पर सबसे पहले बांटने का काम किया था सापा और बसपा ने। सापा ने विशुद्ध रूप से जाति की राजनीति की, तो बसपा ने विशुद्ध रूप से प्रयास किया बहुजन समाज का नाम जिसको देके राजनीति की शुरुआत की उन्होंने। अच्छा, सबको ये लगा कि ब्राह्मण का झुकाव जिस तरफ होगा उस तरफ जीतने के आसार अधिक होंगे, क्योंकि पहले से ब्राह्मण लीडर्स थे, ब्राह्मण जिलों में उनका वर्चस्व था राजनीति में, इसलिए लोगों का झुकाव लगा उस समय कि जब मायावती ने महसूस किया कि ब्राह्मणों के बगैर चुनाव जीतना मुश्किल है, और वो सवर्ण को इस स्थिति तक गालियां दे चुके थे, जैसा अभी ये बता रहे थे, तिलक तराजू वाला बात, अभी जो कहावत ये कह रहे थे, सवर्णों के कोई ऐसा बोला गया, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, लेकिन उन्होंने अब बाद में महसूस किया कि सवर्णों के बगैर सरकार बनाना मुश्किल है,
तो आपने देखा होगा दोनों लोग, यानी सपा ने जनेश्वर मिश्रा जी का चेहरा लिया आगे। जनेश्वर मिश्रा एक बेहद ईमानदार नेता थे, इसमें कुछ कोई शक की बातें नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को हराया है, मैंने मालवीय जैसे कैबिनेट मिनिस्टर को हराया, जो नेहरू जी के समय भी रहे मिनिस्टर, इंदिरा जी के समय भी रहे। उन्होंने सतीश चंद्र खरे को इलाहाबाद से चुनाव हराया था, जो इंदिरा जी के वकील थे। तो उनका चेहरा लेके आगे तो चले गए, लेकिन उनको दिया कुछ नहीं, ब्राह्मणों को कुछ दिया नहीं। सपा ने दिया सब यादवों को है, पर चेहरा उनका रखा। यही मायावती जी ने किया। सतीश मिश्रा जी का चेहरा रखते रहे बीच बीच में। जब उन्हें देखा कि चुनाव में ब्राह्मण की जरूरत है तो जिलों जिलों में सतीश मिश्रा जी को भेजा उन्होंने। हुआ होगा सर थोड़ा बहुत उस समय, लेकिन अब जान चुके हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे नॉन ब्राह्मण हो, वो जान चुका है कि सब समाज को साथ लेने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ठीक है। सब समाज को ठीक है, सब समाज को साथ लेने वाली सिर्फ भाजपा है, बाकी कोई पार्टियां सब समाज को साथ लेकर के नहीं चलती हैं। ठीक है खरे साहब, विजय खेरा साहब बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ दो और बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंडित नीरज शर्मा का रुख करेंगे। नीरज शर्मा जी, आप ये बताइए, सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ब्राह्मण हमारी तरफ पे सबसे ज्यादा हमने काम किया, वास्तव में उसकी पोजीशन है क्या? नीरज जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है नीरज जी को आवाज नहीं मिल रही है। हम प्रोफेसर, हाँ नीरज जी, सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि हमने ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया और हमको इस बार वोट करेगा। अब आपका क्या मत है, किधर जाएगा ब्राह्मण? विश्वकर्मा जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी का, और आपको बता दो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ब्राह्मण किसी की बातों में नहीं आएगा। क्योंकि इसीलिए नहीं आएगा, हमारी समाज के, हमारे लोगों के, सवर्ण समाज के कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जो करेगा। हमें एक बात बताइए, इन सभी पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की सरकार रही है, जितने लोग बैठे हैं, जिन पार्टियों के बैठे हैं, उन सबकी सरकारें रही हैं और है भी। हमें एक बता दीजिए, गरीब ब्राह्मण के लिए सरकार की क्या योजना है? सरकार सबसे हमारा मेन मुद्दा हमारा आरक्षण, हमारा मेन मुद्दा सवर्ण आयोग का गठन, मेन मुद्दा हमारा SC ST कानून में बदलाव, क्योंकि हमारे लोग जेल जा रहे हैं, आरक्षण से हमारी प्रतिभाओं का सत्यानाश हो रहा है, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। सवर्ण आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ, हर आयोग का गठन हुआ पर सवर्ण आयोग का गठन नहीं हुआ। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन मुद्दों को जो मानेगा, जो पार्टी मानेगी, ब्राह्मण समाज उसको वोट करेगा। ब्राह्मण समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। हमारे मुद्दों पे, हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक ब्राह्मण किसी को वोट नहीं करेगा, और जो इन मुद्दों को मानेगा उसको वोट करेगा। किसको वोट कौन मान रहा? कोई पार्टी अगर नहीं मान रही है तो वो किधर जाएंगे? बने रहिए हमारे साथ में। राजेंद्र वर्मा जी का रुख कर। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत नजदीक से चीजों को देखते हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर के? जी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ऐसा लग रहा है सभी लोगों को सुन के कि इस देश में जो सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित है वो ब्राह्मण वर्ग है, इसलिए उसके उत्थान के लिए सभी पार्टियां कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। देखिए, नैरेटिव इस देश में इसी तरह से चेंज होते हैं। जो इस देश की आबादी में, जो इस देश की नौकरियों से लेके प्राइवेट सेक्टर से लेके हर सेक्टर में ओवर रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उनका प्रतिनिधित्व जरूरत से ज्यादा है, उनकी बात हो रही है। इस देश का नैरेटिव जो चेंज हुआ है, मैं उस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। चाहे जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियां थी, जिसको हम सपा, बसपा, राजद या क्षेत्रीय पार्टियों के नाम से जानते हैं, इन्होंने कहा, अभी एक महोदय ने बोला कि इन लोगों ने जाति की राजनीति शुरू की। क्योंकि आपने उनका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे थे आप, तो उन्होंने पार्टियां अपने राजनीतिक दलों को लिए अपने कुछ पार्टियां बनाई और कहा कि हम प्रतिनिधित्व देंगे। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो,
और कोई भी पार्टी हो XYZ जो खासतौर पर सामाजिक न्याय के मानदंड पे खड़ी है या सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानती है, वो कहती है कि हम केवल अपने समाज को आगे ना रखकर, अपने समाज का कल्याण ना करके हम ब्राह्मणों का भला करेंगे, तो वो अपने उस आइडियोलॉजी से, अपने उस उद्देश्य से पूरे एकदम बिखर गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, लेकिन मैं इस देश में फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या ब्राह्मण सच में, हम कह सपोज एक मिनट के लिए आप मान लेते हैं कि ब्राह्मण आप बसपा को वोट दे देंगे, क्या ये संभव है? ब्राह्मण सपा को वोट दे देंगे, क्या ये संभव है? केवल सपा और बसपा को वही ब्राह्मण वोट देते हैं जो उनकी पार्टी का इलेक्शन लड़ते हैं। सपोज बसपा से यदि कोई ब्राह्मण लड़ा तो ब्राह्मण उस ब्राह्मण को वोट दे सकता है, लेकिन पार्टी की विचारधारा पे कभी वोट नहीं देगा। यदि इस सिद्धांत पे कोई भी राजनीतिक दल, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे XYZ कोई भी हो, यदि ये करते हैं तो गलत है। मैं फिर भी इसके बाद कहता हूं कि जब मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं और उसकी लड़ाई भी लड़ता हूं और उसके लिए सबको मैं कहता हूं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन यदि उनका रिप्रेजेंटेशन ओवर रिप्रेजेंटेशन है तो आपको भी स्वस्थ समाज बनाने के लिए आपको भी कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और एक भाई साहब अभी कह रहे थे पूरा ब्राह्मणों पे अत्याचार हो। ठीक है प्रोफेसर राजेंद्र सर, माफ करिएगा, समय इतना ही है हमारे पास में, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, वापस आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी आपके पास आऊंगा दोबारा से। सर समय समाप्त हो गया है, ब्रेक पर भी जाना है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है, सबने बता दिया कि ब्राह्मण अगर 3% है तो कम से कम 30% लोगों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है और यही कारण है कि वो सरकार बनाने में कामयाब होता है। तो लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो जाएगा किस ओर, किसका बेड़ा पार करेगा और किसकी नैया डुबोएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसको समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है।
ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी का रुख करेंगे। राजीव उपाध्याय जी, 2007 में आपने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 41 ब्राह्मण जीत करके आए और 7 ब्राह्मणों को आपने मंत्री बनाया। उसके अलावा ये बात अलग है कि आपने 20-20, 22-22 लोगों को लाल बत्ती दी, एक एक घर में 22-22 लाल बत्ती चली गई। उसके बावजूद ब्राह्मण आपको छोड़ के क्यों चला गया? देखिए, हमने 2007 में जब सरकार बनाई तो ब्राह्मणों को लाल बत्ती ही नहीं दिया। आपको यह जान करके खुशी होनी चाहिए कि ब्राह्मण समाज को हमने जिले स्तर से, तहसील स्तर से, थाने ब्लॉक स्तर से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, अच्छा कार्यकर्ता क्या करता है, मेहनत करता है बूथ स्तर पे, अब वो लखनऊ तक नहीं पहुंचता है। उसकी मर्यादा होती है जिला, तहसील, मुख्यालय, राशनिंग विभाग। अरे वो सब ठीक है, अरे वो सब ठीक है राजीव जी, अब जवाब देने का समय आ गया है और सवाल ये है कि आपको छोड़ के क्यों चले गए? भारतीय जनता पार्टी जो 2012, देखिए 2017 आपके पास 41 विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 44 विधायक हैं। देखिए दो की स्थिति थी विधानसभा के अंदर, वो प्रतिशत 12% थी। लेकिन जैसे 2017 का इलेक्शन हुआ और ब्राह्मण समाज ने इनको वोट दिया, ये 39% पे पहुंचे। हम इस स्थिति में बात आप अपनी करिए राजीव जी, आप बसपा को छोड़ के क्यों चले गए? देखिए, होता क्या है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसमें कहीं ना कहीं निगेटिव आता है और उसके कारण लोग बदलाव चाहते हैं। वो हर बिरादरी चाहती है, किसी जात बिरादरी पे, क्योंकि ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हैं इसलिए ब्राह्मण की बात हो रही है। हर बिरादरी में कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नेता नहीं है जो 100% वोटों को पोलराइज करा लेता है एक साइड पे। लेकिन होता क्या है कि जब एक सरकार चलती है तो बदलाव आदमी चाहता है और वो बदलाव नहीं, आपने इतना कुछ किया। राजीव उपाध्याय जी, सवाल यही है, आपने एक एक घर में 20-20, 22-22 लाल बत्ती बांट दी ब्राह्मण के घर में और उसके अलावा 7 बड़े कद्दावर मंत्री बना दिए। आरोप आप पर यही लगता है कि आपके ब्राह्मणों की सरकार हो गई, उसके बावजूद भी आपकी सरकार क्यों चली गई? देखिए, हमने तो दलित समाज को, हम तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रहे हैं कि आज आप दलित, आप समाज, आपको छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए, वहां सरकार बनवा दी 2012 में। ठीक है, लेकिन आज की परिस्थिति ये बनी है कि भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, जो रूलिंग पार्टी है,
वो ब्राह्मणों को कहाँ खड़ा करी है? तभी तो जैसे हमको अरे भाई राजू जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, सवाल सुनिए, अब आपको ब्राह्मण क्यों वोट दें? जब उनको सब जगह अच्छी मलाई मिल रही है तो आप यहाँ खाने के लिए क्यों आएंगे? सरकार चलाई, ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया, किन्हीं कारणों से बदलाव हुआ। 2017 में फिर बदलाव हो गया, 2022 आ गया, लेकिन 17 में जिस परिस्थिति में ब्राह्मण खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में वोट दिया, वह भारी मात्रा में उसको प्रतिफल नहीं मिल पाया। जो उसको मान सम्मान को अभिमान मिलना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। और भारतीय जनता पार्टी न देने का कारण आज बता दें प्रदीप जी कि पूरे प्रदेश के अंदर एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ब्राह्मण समाज हर चौराहे पे चर्चा कर रहा है। अगली बार ठीक है भाई, अब सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपको छोड़ के क्यों चले गए? वापस आएंगे आपके पास में, ठीक है राजू जी, आपके पास वापस आएंगे। अनिल झा साहब, राजू जी आएंगे, समय बाकी और लोगों। अनिल झा साहब, 2012 में आपको भी ब्राह्मणों ने बहुत कुछ दिया, आपकी सरकार बनवाई, लेकिन आपने उनको कुछ दिया नहीं और आपके हाथ से भी निकल गए वो लोग। 2012 और 2000 जो आप बसपा से के भाई से अभी उपाध्याय से पूछ रहे थे, दोनों में बहुत फर्क रहा। 2012 में 2007 से 12 में जो उनके साथ हुआ, जो भी हुआ प्रतिनिधित्व देने के बाद उनको लगा कि शायद उतना जो मिलना चाहिए नहीं मिला, इसीलिए 12 में आके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया उन्होंने और सरकार बनवाई। और हमने भरसक, चूंकि हमने बहुत ज्यादा लोगों को टिकट भी नहीं दिए थे, बहुत ज्यादा लोग जीत के भी नहीं आए थे, बट जितने भी जीत के आए थे उनमें से बहुतावत को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री बनाया, बहुतों को जो है दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया और उसके बाद संगठन में जिम्मेदारी दी गई। 2017 का चुनाव जो हुआ वो आप देखेंगे तो एक अलग, जो जहां तक मैं 89-88 से राजनीति का ABCD जानता हूं, तो जो 2017 का चुनाव 2014 का चुनाव था लोकसभा का, ये बिल्कुल एक मुद्दा विहीन राजनीति थी, एक लहर था, एक बातें ऐसी की गई जो कोई जादू का छड़ी लेके आएगा और रातों रात सब कुछ सही कर दिया जाएगा। जब आप देखिए कि उस समय आज जो हत्याएं हो रही हैं, आज जो क्राइम हो रही है, उससे कम हत्याएं होती थी, लेकिन टीवी पे अखिलेश यादव के फोटो के साथ में। अरे वो सब छोड़िए, आप ये बताइए अनिल झा साहब कि आखिर आपसे ये वर्ग नाराज क्यों हो गया? क्यों सब लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए? कि भारतीय जनता पार्टी में इसलिए चला गया कि हमने जमीन पे काम करके दिखाया, जो हम जमीन पे काम कर सकते थे वो वादा किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक सपना दिखाया, अब सपना दिखाने के बाद आप याद करिए माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 दिन का रैली, 3 दिन का अरे सपने तो सभी लोग दिखाते हैं भाई। पंडित अनिल जी, सपना तो हर पार्टी दिखाती है, आपने भी दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी दिखाया। सपना दिखाया उसका 60-70% हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने सपना दिखाया उसका 1% नहीं किया। देखिए, आप झूठ राजनीति में कब तक झूठ बोलते रहेंगे? आप झूठ बोल के, किसी को बहका के, आप कोई भी उलझुल वादा करके, यही हुआ ना। अभी हमारे खैरा साहब बात कर रहे थे आपसे, उन्होंने एक बड़ा लंबा विश्लेषण किया कि जनेश्वर मिश्रा थे चेहरा। अरे जनेश्वर मिश्रा के नाम से जनेश्वर मिश्रा पार्क जीवन भर, जब तक पार्क रहेगा तब तक ब्राह्मणों का नाम रहेगा। आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को क्या दिया? नीरज शर्मा जी कह रहे हैं, पंडित नीरज शर्मा कह रहे हैं कि जो लोग ब्राह्मणों की बात सुनेंगे, ब्राह्मणों की मांग मानेंगे, उन्हीं के साथ में जाएंगे। इसका मतलब आपने उनकी मांग नहीं मानी। आरक्षण का हम विरोध, वो तो कह रहे आरक्षण का हम विरोध करते हैं, और क्योंकि आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो एक्चुअल जो टैलेंट लोग हैं वो वास्तविक टैलेंट को मारता है। जा रहा है विधानसभा राज्य से जुड़े हुए मुद्दे को लेके मैं नीरज भाई साहब को आमंत्रित करता हूं और लखनऊ आए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, अपनी बात रखें। हम तो कह रहे हैं कि हम तो पहले आप ही की पार्टी में थे, छोड़ के भाजपा में वो भी चले गए थे। मैं इस पे नहीं बात कर रहा, फिर दूसरे की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो खुलेआम टीवी पे ऐसा कह रहे हैं कि मुझे मेरे मुद्दे पे जो बात करेगा, हर आदमी का, हर समाज का मुद्दा है, हर समाज के मुद्दे के लेकर पार्टी जो मानता है उसको वोट करती है, तो मैं तो खुला आमंत्रित करता हूं कि लखनऊ आइए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बैठ के अपनी मुद्दा रखिए। अगर हमारी पार्टी आपके मुद्दों को समर्थन करती है सरकार आने के बाद, आप हमारे साथ आइए जैसे सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है अनिल जी। सचिन जी,
आपने 1988-89 में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया। आप ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बनाया, बाकी कोई पार्टी ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बनाती भी नहीं है। उसके बावजूद ये वर्ग आपके हाथ से क्यों निकल गया? ब्राह्मणों का सम्मान किया है, और जैसा कि आपने अरे वो तो पूरा देश करता है, पूरा समाज करता है। साथ अत्याचार उत्पीड़न क्यों बढ़ गया, क्यों किया जा रहा है? एक खुशी दुबे जो ब्राह्मण समाज बहन है, उस पे ये निरंकुश सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। तो उस बहन को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई बार सरकार को घेरा, चिट्ठी लिखी, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण विरोधी सरकार है। इसने हमेशा ही एक विशेष जाति वर्ग को तवज्जो दिया है, और विशेष जाति वर्ग के लोग ही आज सरकार चला रहे हैं। आज अगर 300 साधुओं की हत्या हो जाती है, हमारे ब्राह्मण भाइयों की हत्या हो जाती है, तो सरकार मौन है। अगर हम लोग जवाब मांगने की आज कोशिश करते हैं, बात करते हैं, तो सरकार जो है वो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ अपने भाई से, एक बात आपको मौका दूंगा। बोला था चुनाव से पहले, तो आपने आज तक पूरा किया। नीरज शर्मा जी आपके पास आऊंगा। खेरा सचिन जी आ रहा हूँ आपको। खेरा साहब, सचिन जी आ रहा हूँ आपको। खेरा साहब, सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने बहका लिया लोगों को, लेकिन दिया कुछ नहीं, और ब्राह्मण आपसे बहुत नाराज है, ये भी बता रहे हैं। एक कभी ब्राह्मण परसेंटेज, ब्राह्मणों को क्या दिया, ब्राह्मणों को क्या नहीं दिया, ये कोई विषय थोड़ी है। ब्राह्मण हमने आपसे बताया कौन सा विषय है तो क्या पिछड़ों ने क्या किया इस पर करें? कौन सा विषय है तो क्या पिछड़ों ने क्या किया इस पर करें सर? में अगर सबसे अधिक योगदान किसी अगर जाति की बात करें तो ब्राह्मणों का है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बनी थी, भारतीय जनता पार्टी किसने बनाई थी? भारतीय जनसंघ से आई है, वो बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो ब्राह्मण थे। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता जिनका चेहरा लेके 24 घंटे हम चलते हैं। आज कहाँ हैं भाई साहब? रुक जा यार, एक मिनट सुन ले भाई। अब सुन ले, पहले कहानी सुनो। सुनो अपने आप, जरा चुप रहो 2 मिनट के लिए की बात कर रहे हैं। 2 मिनट चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। अच्छा, मिर्ची लग गई आपको? मिर्ची लग गई? मिर्ची नहीं लग गई, मिर्ची तुम्हें लग गई। भाषण दे रहे हैं, मिर्ची लग गई है। भाषण दे रहे हैं, पता है तुम्हारी पोल खुलने वाली है आज। 2 गुजराती चेहरा पूरी पोल खुलेगी, एक एक करके पूरा। अभी चित्त गिरोगे यहाँ पर, चेहरे की बात करिए, ठग गिरोगे अभी चित्त। आपको लगी ना गुजराती की बात करिए। 2 मिनट रुको, मैं जो बात करूंगा आपको एंकर से बात करूंगा। की बात कर रहे हैं आप? मैं आपके मौनी लगता, मैं साफा फाफा के मौनी लगता हूँ, मैं एंकर से बात करता हूँ। आज की बात 2017-2019 की बात। खेरा साहब वो सम्मानित नेता हैं भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनसे बात नहीं करते हैं, उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। ब्राह्मणों का वोट लिया, जनसंघ चले गए। आप पहले आज की बात करिए, बात करने का। बड़े नेता है तो आज की बात करिए, छोटे का सवाल नहीं है, मत करिए, सवाल विषय का है। टीवी पे बैठ के गुमराह करते हैं लोगों को। मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए। बोलने देंगे। खेरा साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए भाई। प्रदीप जी मैं बात कर रहा हूँ, इनके जैसे पोल खुलने लगती है। हमने ये बोला है, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी किसने बनाई थी? अरे आपको क्या तकलीफ हुई भाई? अरे तकलीफ क्या हुई, मुझे तकलीफ तो बताओ प्लीज। तेरे तकलीफ क्या हुई तेरे को भाई, मुझे ये तो बता दे पहले। अपनी पार्टी की बात कर रहा। टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अभी चिनूना कहाँ से आ गए तुम्हें? अब नहीं बोलने देंगे। चिनूना क्यों काटने लगे? 7 साल से आप लोग सुनो पहले बात को, बोलते जा रहे हो, आप बोलने नहीं देंगे। जैसे ही मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने वाला था, बस आपको पता है कि अब गिना ब्राह्मण। सुनो ध्यान से पहले, उसके बाद हमारे 2 बड़े नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो हमसे ये बात तो करो। विजय खेरा साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतने बड़े बड़े चेहरे थे आपके पास में, तो फिर मोदी जैसे पिछड़े नेताओं की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? मुझे तो ये भी नहीं पता आप कौन है और किस पार्टी से कौन बोल रहे हो। मुझे भी नहीं पता आप कौन है, मुझे भी नहीं पता आप कौन है। भाई इसको इस तरह से मत करिए प्लीज। और खेरा साहब सवाल सुनिए, अनिल खेरा साहब सवाल सुनिए, अनिल झा साहब रुकिए, आपसे अनुरोध है, शांत हो जाइए प्लीज। विजय खेरा साहब, आपको आवाज मिल रही है?
सवाल मेरा ये है विजय खेरा साहब, सवाल मेरा ये है, आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों ने इसको बनाया, सब कुछ बढ़ाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो फिर आप मोदी जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि हम बैकवर्ड के नेता हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत कमजोर हैं, हम चाय बेचते थे। इस आदमी को राजीव जी क्या आ रहे हो आपके पास? भाजपा के बारे में आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, थोड़ा उम्र से नहीं, आप कमीज को बात करने का पहले मेरे से प्रश्न किया गया है, या तो आप भाजपा की तरफ से नहीं बोलेंगे ना, आप झूठ बोलेंगे क्या? जरा खेरा साहब को अपनी बात कर लेने दीजिए जी। मंत्री थोड़ी ना अभी आपसे नहीं पूछा गया, पहले तो ये बता दीजिए इनका परिचय तो दो, मैं समझ में तो आऊं किस पार्टी के। बसपा के नेता विजय खेरा साहब, ये बसपा के नेता विजय खेरा साहब, आपसे भी अनुरोध है कि प्लीज सबका सम्मान भी करें, सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करें जी। सबसे मैं कह रहा हूँ, नहीं सबसे मैं कह रहा हूँ, आप ही तो नहीं कह रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ। ठीक है, बीच में सवाल पूछ लिया खेरा साहब, तो इतनी क्या आपत्ति हो गई? ठीक है भाई, आप जी अब अपनी बात रख लीजिए। आवश्यकता पड़ी कि आज लोकसभा के अंदर यह कहना पड़ा कि हम दलित समाज और बैकवर्ड समाज के मंत्रियों का परिचय। अभी मायावती जी को क्या जरूरत पड़ी अयोध्या जी से ब्राह्मणों का शुरू करने की? सुनिएगा, भाजपा वाले हो तो पहले इसका जवाब दो। अब तुम अभी 5 साल से सो रही थी, अभी क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब दो पहले। अरे अभी इसका जवाब दो। सतीश मिश्रा को सुला के रखा था 4 साल। परिचय होता अब आप दो जवाब। अभी मुझसे प्रश्न किया गया था, मुझे उत्तर देना था, लेकिन अब आप बीच में बोले हो तो दो जवाब। खेरा साहब इधर उधर की बात मत करिए। राजीव उपाध्याय सवाल सही पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। सवाल बीच में नहीं, ठीक है भाई, सवाल बीच में पूछ लिया तो आपत्ति क्या है इसमें? सवाल इनका यह है कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पार्टी बनाई, ब्राह्मणों ने इसको बढ़ाया, तो आज मोदी जी को ये क्या जरूरत पड़ गई कि ये दलित दलित मंत्री हैं, ये ओबीसी के मंत्री हैं, क्या जरूरत पड़ गई? में घुसेंगे, दिक्कत है यह। सुनिए आप, मैंने ये कहा था कि ये पार्टी उन्होंने बनाई है, इसके बावजूद भी हमें बोलने कहाँ दिया इन्होंने, इसके बावजूद भी हम सब समाज के साथ चलते हैं। हम पर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं है। अभी जो ये कह रहे थे, यहाँ ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी नहीं है उत्तर प्रदेश का, और ब्राह्मण वहां भी प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन ये पार्टी में ये कह रहा था, नहीं क्यों नहीं है? जब ब्राह्मण आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना वोट कर रहा है, तो ब्राह्मण प्रधानमंत्री और ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत थी? वाली भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग ब्राह्मण को अपना जागीर समझते हैं। मैं सवेरे से 4 टीवी में बैठ चुका, ऐसी बदतमीजी मैंने नहीं देखी। तो आप समझिए विश्वकर्मा जी, अगर आपको नहीं समझती है तो रहने दीजिए। टीवी पे बैठ के झूठ करना पड़ेगा। एक साथ आप 2 लोगों को बुलवाते और रोज का काम है एक के टीवी का, रोज का काम है। आप अगर नहीं, आप नहीं बोल सकते, आप बोलो या मैं बोलूँ। इसी तरह आप भारतीय जनता पार्टी, ठीक है कि आपकी सरकार है, मैं बोलूं तो आप मत बोलिए। खेरा साहब, ये ठीक है कि आपकी पार्टी सरकार में है, केंद्र में भी सरकार में है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार में है, लेकिन दूसरे के सवाल सुनने का मादा भी रखिए। अरे आपका जवाब दे रहे, बीच में इनका दे दूं, मैं 3 का एक साथ कैसे दे दूंगा? बीच में सवाल मत पूछिए। या तो विश्वकर्मा जी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, इनकी तो समस्या है, लेकिन आप समस्या सुलझाते हैं। आपको मौका दूंगा पूरा सवाल पूछने का जी। चलिए खेरा साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। उत्तर दूं तो तब तो ना बोलो, बाद में बोल लेना। समय कम बचा है। आपने हमसे एक प्रश्न किया है तो हम उसका जवाब दे रहे थे कि ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ब्राह्मण भी रहा, आज ओबीसी भी है। हमारे यहाँ अध्यक्ष आज ओबीसी है, इसके पहले ब्राह्मण भी अध्यक्ष रहा, हमारे यहाँ ओबीसी अध्यक्ष भी रहा। मैं ये कह रहा था, ये हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। आप गिनते हो इस बात से कि 8 ब्राह्मण मंत्री हैं कि 6 मंत्री हैं कि 12 हैं, हम ये नहीं सोचते। हम खाली ये जानते हैं समाजवादी पार्टी में राजीव जी ने सवाल पूछा, अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं है,
तो झूठ हमें मत उनसे बोलिए, बात करने दीजिए। फिर वो झूठ जवाब मत मैंने बोलिए। दे दिया है। बाकी आज मैं ये आपके कह दो रहा था, ठग मिलके पूरे बीजेपी टाइम में चला रहा है। अगर दो आप गुजराती ठग देखेंगे मिलके भारतीय यार यार जनता हमसे पार्टी बहस को करने चला लगता रहा है। अरे बहस के लिए तो बुलाया कभी खेरा बहस में साहब, बैठे नहीं। करनी है आपको। खेरा साहब बहस तो करनी है आपको। ठीक के आइए, मैं बैठा हूँ आराम से। मैंने बहुत अच्छा तमीज सीखा, थोड़ा सा लगता है कोई तमीज नहीं सीखा तुमने। आपकी उम्र बढ़ वो बासा उम्र छोड़ यार, उम्र छोड़, तेरे ज्यादा यंग हूँ अभी। मैं बाल नहीं रंगता, तुम बाल रंगते हो, बस इतना ही फर्क है। देखिए ऐसा है, अगर तुम हमसे ज्यादा बुढ़े लगते हो देखने में। अगर आप मुझे झूठ मत सिखाओ ये बोलेंगे सब। तो आपको रोका व्यक्तिगत कमेंट की जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात करो हमसे। आप अरे सीधी बात तो कर रहे हैं, चैनल पे आप भी सीधी बैठे, मैं बात भी कर बैठा रहे हूं, आपसे पूछ रहे हैं। अनिल झा साहब रुकिए भाई। खेड़ा साहब आज खेड़ा साहब चुनाव ना होता रुकिए। तो क्या खेरा साहब रुकिए। कराना है? मंत्री तो मंत्री है, उसमें क्या बताना है कि दलितों को सुनना नहीं चाहता है विपक्ष, दलितों को देखना नहीं चाहता है विपक्ष, बैकवर्ड को देखना नहीं चाहता है विपक्ष। क्या ऐसी भाषा की या ऐसी, हमको तो नहीं लगता है कि एक भारत के प्रधानमंत्री की मर्यादा क्या है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन किसने दिया है? भिखारी बना दो। गरीबों के टॉयलेट किसने बनाए हैं? आपको बोलने नहीं भिखारी बना दो। बात यहाँ पर 80 करोड़ लोगों की बात यहाँ पर 80 करोड़ लोगों की हो नहीं रही है। बात जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। खैरा साहब आप नहीं झेल पाओगे भाई। खैरा आप साहब घर में खाली गेहूं चावल खाते हो, दाल गरीबों भी को खाते हो, टॉयलेट सब्जी भी किसने खाते दिया हो, है? तेल भी खाते हो, दूध भी खाते हो। राशन कौन दे रहा है? देश का 80 करोड़ को भिखारी बना दिया, पूरा कौन दे देश रहा का है? 150 करोड़ बनाने की। हमसे गरीबों की बात कर रहे हैं। गरीबों छोड़िए छोड़िए 5 छोड़िए लाख छोड़िए 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 खेरा साहब भाई, कहां से कहां ले जाते हैं आप? प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, आपने कहा कि ओवर रेटेड है, मतलब ज्यादा, जितने कम संख्या उससे ज्यादा भी मिल गया। हम आपसे सीधा ये जानना चाह रहे हैं कि अब 4 पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कि ये ब्राह्मण किस ओर जाएगा? किसी भी देश में लोग को मानते हैं, सबका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, किस पार्टी को पसंद करता है, किसको नापसंद करता है। हम किस सिद्धांतों पे खड़े हैं या हमारी पार्टियां किस सिद्धांतों पे खड़ी है, ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहस मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी वरिष्ठ हैं, बहस को एक सार्थक हम लोगों को करना चाहिए। देखिए सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपने अपने सिद्धांत हैं, सब अपना काम करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध था कि आप कुछ समाज सुन रहा है आप, और कोई भी समाज जब रचना होती है तो किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जाति विशेष की नहीं होती है। ठीक है प्रोफेसर साहब, अपने समय कम बचा, अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। जल्दी से बता दीजिए कि इस बार ब्राह्मण किस ओर जाएंगे? इस देश में ब्राह्मण का यदि प्रश्न उठा है, प्रतिनिधित्व उठा है, तो ये ब्राह्मणों की बहुत बड़ी जीत है। इस देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अभी तक जब स्वतंत्रता के बाद ब्राह्मण हुए, हर स्टेट में मिलाया जाए तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुए, सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण हुए। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ ये ब्राह्मणों की बहुत बड़ी जीत है। और जो समाजवादी पार्टी और बसपा की जो अपने सिद्धांतों पे नहीं चल रही है, उसकी बहुत बड़ी हार है। आप नहीं प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, मैंने आपसे सीधा सवाल ये पूछा था, आपका विश्लेषण क्या है, इस बार ब्राह्मण वर्ग किस ओर जाएगा? मेरा अपना ओपिनियन है तो ब्राह्मण बीजेपी के अलावा कहीं जा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी और बसपा यदि ये गलत फहमी में है तो दूर कर लें। बसपा या समाजवादी पार्टी का कोई। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, 2007 में सबसे ज्यादा टिकट दिया था बसपा ने और 41 विधायक जीत करके आए थे, सबसे ज्यादा मंत्री भी बनाए थे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं जा सकता है? 2007 में ब्राह्मण समाज के और बसपा का ब्राह्मण कैंडिडेट ही जीतेगा। सरकार बना तब उस परिस्थिति में ब्राह्मणों को वोट ब्राह्मण करेगा। अरे बीच में क्यों बोलते हो भाई? सबको स्वीकार कीजिए। ठीक है जी, ठीक है प्रोफेसर राजेंद्र जी, समय इतना ही है हमारे पास। सचिन रावत जी, आपका फाइनल कमेंट। अनिल जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा जी। बात राजेंद्र जी ने बोली, भारतीय जनता पार्टी को कहा कि इनके पास वोट जाएगा ब्राह्मणों का। खुशी दुबे को राजेंद्र वर्मा जी, विजय खेरा साहब कब न्याय दिलाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि निर्दोष खुशी दुबे को, अरे क्या एक खुशी दुबे को जेल से बाहर आने से सारा ब्राह्मण खुश हो जाएगा? आपका फाइनल सचिन जी। अनिल झा साहब, आपका फाइनल कमेंट।
आर्जन जी की सवाल से समाप्त करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आपने उनको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बुलाया था, लेकिन उनकी बातचीत से लग गया वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में बोल रहे थे। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल सही, मैं उनकी बात को अगर मान भी लूं जो वो कह रहे हैं, तो निचोड़ यही निकल रहा है कि ब्राह्मण समाज ताक में बैठा हुआ है। वो किस तरफ वोट करेगा ये बात तय कर लिया ब्राह्मण समाज ने कि सत्ता को परिवर्तन करेगा। अब सत्ता को जो हराएगा, जिसकी सरकार इसके बाद बनने वाली होगी, ब्राह्मण समाज को। ठीक है, ठीक। राजीव उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट। ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है और जिस तरह की एक नैरेटिव बनी है कि एक जाति विशेष की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस जाति विशेष से संबंध मुख्यमंत्री जी भी रखते हैं, उसके विरोध में ब्राह्मण जाएगा जाएगा जाएगा। और 2007 ठीक है, हो गया ब्राह्मण। विजय खेरा साहब, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। दोनों पार्टियों की मानसिकता एक लाइन में बयान हो जाएगी। एक पार्टी राम भक्तों पे गोली चलाती है और दूसरी पार्टी अभी भी तराजू और तलवार से बाहर नहीं निकल पा रही टीका से। एक पार्टी राम के नाम पे वोट लेती है, एक पार्टी हिंदू। अभी तुम बोले थे तो मैं नहीं बोला था ना। मैं नहीं बोला। एक पार्टी हिंदू। कमेंट करने दीजिए भाई जी। ये राम के नाम हिंदुओं का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते, उनके लाशों से राम नामी नारा याद रखें यार, पहले नारा याद रखें। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण, ये खुलासा नहीं हो पा रहा कि ब्राह्मण एक्चुअल में जाएगा किस ओर। सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं कि ब्राह्मण उनकी ओर जाएगा। मायावती ज्यादा टिकट देने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी अब उनकी पार्टी मानी जाती है कि ब्राह्मणों ने ही पार्टी को बनाया है, उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया है। उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री भी हुए हैं, बहुत मुख्यमंत्री भी हुए हैं, तो उनको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी पार्टियां भी दम भर रही कि अब सबका मन उनसे भर गया है, अब वो हमारी तरफ आएंगे। अब किसकी तरफ जाएंगे ये ब्राह्मण 2022 में, किसकी नैया पार करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।